हेलो फ्रेंड्स। न्यूज है कि विदेशी दान विनिमय विनियमों में हमें व्यापक कड़ाई करनी है, यानी एफसीआरए जो नियम है उसमें संरचनात्मक जो है संशोधन करना है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ हो गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नियमन करना है। एफसीआरए हो गया आपका फॉरेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, फकरा एफसीआरए, ठीक है। तो देखिए विषय है जीएस पेपर 2 और एनजीओ और ये तो अब इसमें क्या है कि विदेशी अंशदानों की निगरानी करना है, पारदर्शिता है, संस्थागत जवाबदेही को सुदृढ़ करना है। तो देखिए फंड की अगर हम चेकिंग करते हैं, इसमें अगर और बातें अगर डिटेल में किया जा भी आते हैं उस पर, तो देखिए एक तो है कि अगर विधायी ढांचा कंटेक्स और फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो जो भी अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रालय जो है गृह मंत्रालय और एनजीओ के विशिष्ट श्रेणियों और परिचालन क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग पूर्वानिर्धारित जो है गतिविधि सूची शुरू करके नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू व्यापक विधायी सुधार करना है, जिसका उद्देश्य घरेलू संगठन द्वारा विदेशी निधियों का उपयोग प्रतिबंधित, मॉनिटर और मानकीकृत करना है। तो यहाँ मान लिए कि एक एनजीओ है और यहाँ जो है हम फॉरेन से, ये कोई देश है, कंट्री है, तो यहाँ से अगर फंडिंग आ रहा है तो बीच में एफसीआरए है, ठीक है। ठीक है, जो रेगुलेट करेगा, उसको प्रतिबंधित करेगा, मॉनिटर करेगा और मानकीकृत करेगा। कानूनी अगर संरेखन की बात हम करते हैं तो एफसीआरए जो है 2010 की वैधानिक शक्ति के तहत विदेशी अंशदान विनिमय जो नियम है 2011 का सीधे तौर पर लागू होता है और भारतीय सभी विदेशी दान कानूनी प्राधिकरण और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत विनियमित होते हैं। कोर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो प्रशासनिक एकरूपता, कड़े सुरक्षा उपाय। तो देखिए संरचनात्मक एकरूपता हो गया, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है प्रपत्रों घोषणाओं एक समान प्रवृत्ति लागू होगा। प्रशासनिक दोहराव पर रोक, यानी वित्तीय प्रक्रिया में होने वाले जो प्रशासनिक दोहराव है, जटिलता है, उनको हमें समाप्त करना है। निष्क्रिय संस्थाओं का उन्मूलन, केवल कागजों पर चल रहे निष्क्रिय हो गया गैर एनजीओ, इन तंत्र को जो है हमें बाहर करना है। तो इसको रेगुलेट करना है, क्योंकि एनजीओ जो है केवल कागज पे बनाकर और जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं, तो इन सबको रेगुलेट करना है, इन तंत्र से बाहर करना है, इसको तंत्र से बाहर करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है कि विदेशी धन के प्रवाह को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना है और इससे किसी भी अवांछनीय उपयोग को रोकना है। मान लीजिए कि कोई एक एनजीओ है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रही है, लेकिन वो जो है देश विरोधी काम में जो है एक्टिव है, तो इसलिए भी इन सब का रेगुलेशन करना जरूरी है। नए नियम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए गतिविधियों भौगोलिक परिचालन स्पष्ट सीमांकन करना है। विदेशी निधियों प्राप्त इच्छुक प्रत्येक एनजीओ को नियमों के साथ संलग्न पूर्वानिर्धारित अनुसूची सूची अपने सटीक गतिविधियों का चयन करना है। 5 जो है वैधानिक क्षेत्र है, सामाजिक है, आर्थिक है, शैक्षणिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए अगर शैक्षणिक है तो स्कूल, कॉलेज एंड लाइब्रेरीज हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड थिंक टैंक्स, सिविक अवेयरनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोग्राम। इकोनॉमिक की बात अगर करते हैं तो लाइवलीहुड जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन। रिलीजियस धार्मिक की बात करते हैं तो प्लेस ऑफ वर्शिप, रिलीजियस एजुकेशन, पिलग्रिम सर्विस और मेडिएशन प्रोग्राम्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है। सोशल की अगर हम बात करते हैं सामाजिक की, तो पब्लिक हेल्थ हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन हो गया, डिजास्टर रिलीफ हो गया। कल्चर संस्कृति की बात करते हैं तो प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड लैंग्वेज, म्यूजियम हो गया, आर्काइव हो गया, कल्चरल फेस्टिवल हो गया, हेरिटेज कंजर्वेशन। तो ये सब चीजें हैं वो कल्चरल में आ गई। तो जो हाँ, तो 5 जो भाग है, 5 भागों में जो विभाग वो ये है। भौगोलिक स्पष्टता की अगर बात करते हैं तो आवेदन पत्रों, अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्रों में सटीक उद्देश्य के साथ साथ विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जहां एनजीओ काम करता है, तो एनजीओ अगर है और जहां भी कहीं काम करता है, यूटी हो गया या स्टेट हो गया, तो उसका जो है स्पष्ट उल्लेख
होना चाहिए। अतिरिक्त शुल्क संरचना, आवेदन में जोड़े गए प्रत्येक अतिरिक्त राज्य अतिरिक्त उद्देश्य के लिए 300 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ग्रैंडफादर विंडो, देखिए 2026 से पहले स्वीकृति सभी मौजूदा पंजीकरणों को अपने घोषणाओं को अपडेट करने और नए नियम का अनुपालन करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर विंडो हो उसको हम बोलेंगे। संगठनात्मक संरचना में सुधार की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख पदाधिकारियों का पुनर्गठन, विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध। देखिए प्रमुख पदाधिकारी तो की फंक्शनरी के दायरे को पदाधिकारियों और निदेशकों से आगे बढ़ा दिया गया। इसमें शामिल अब क्या है, ट्रस्टी हैं, कॉरपोरेट जो है साझेदार हैं, शासी जो है निकाय हैं, गवर्निंग बॉडी मेंबर है, हिंदू अब यूनाइटेड अनडिवाइडेड फैमिली है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कर्ता या मुखिया। विदेशी नागरिकों पर कड़ा प्रतिबंध है। जिन संगठनों के मुख्य पदाधिकारी विदेशी नागरिक और भारतीय मूल व्यक्तियों को पीआई को छोड़कर शामिल होंगे उन्हें अनुचित माना जाएगा। विशेष छूट, ऐसे संगठन तब एफसीआरए पंजीकृत या पूर्वानुमानित के पात्र नहीं होंगे जब तक केंद्र सरकार द्वारा उन्हें विशेष छूट आदेश जारी न किया गया। वैचारिक और धार्मिक सीमाएं की बात अगर हम करते हैं तो राजनीति और धर्म परिवर्तन पुनः बहिष्कार है। गैर राजनीतिक शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी शैक्षिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों से राजनीति और वैचारिक सामग्री पूरी तरह से बाहर रखा गया है। संवैधानिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों में होने वाले सभी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से गैर राजनीतिक होने चाहिए। धार्मिक गतिविधि की अगर हम बात करते हैं तो इन उद्देश्यों के तहत आस्था आधारित प्रथाओं की अनुमति दी गई है, जैसे धार्मिक शिक्षा, आस्था परंपराओं का दस्तावेजीकरण। ठीक है, स्वदेशी या जनजातीय विश्वास प्रणालियों का संरक्षण, तो इनको क्या दिया गया है, इनको जो है आस्थाधारी जो है इनको छूट दिया गया है, अनुमति दी गई है। ठीक है, वहीं पे अगर वैधानिक शर्त की बात करते हैं तो उपरोक्त धार्मिक गतिविधि केवल इस शर्त पर है कि वे पूरी तरह से धर्म परिवर्तन को वर्जित करती है। नियमों के तहत किसी भी रूप में धर्म परिवर्तन को पूर्णतः जो है प्रतिबंधित करती हो, तो वैधानिक शर्त ये है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाबा बागेश्वर धाम, बाबा जो है बागेश्वर जो भी है, बाबा बागेश्वर या बागेश्वर, तो वहां पे क्या है कि इसको दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो धर्म परिवर्तन, रिलीजियस कन्वर्जन, इन सब की चर्चा जो है होती रहती है। तो वही है कि सरकार का संरक्षण हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वित्तीय व्यय और जवाबदेही, तो देखिए लाइसेंस नवीकरण, किस्तों के वितरण में कड़े वित्तीय जो है मानक है। देखिए नवीनीकरण के लिए न्यूनतम जो है व्यय मानदंड की अगर हम बात करते हैं तो निष्क्रिय संगठन को रोकने के लिए एनजीओ को पंजीकरण नवीनीकरण हेतु अपनी चुनी गई गतिविधि को पिछले 2 वर्षों में प्राप्त विदेशी योगदान में कम से कम 10 लाख का न्यूनतम व्यय जो है प्रदर्शित करना होगा। प्रायर परमिशन के अगर के तहत फंडिंग की शर्त है तो पूर्व अनुमानित के तहत काम करने वाले संगठनों और दूसरे उसके बाद कोई भी फंडिंग किस्त केवल तभी जारी होगा जब संस्था यह सत्यापित कर दे कि उसने पिछली किस्त कम से कम 75% हिस्सा जो है सफलतापूर्वक खर्च कर लिया हो। यह खर्च सरकारी स्तर पर वर्तमान में जांच और सत्यापन के अधीन होगा। पूर्ण मीडिया और पारदर्शिता संबंधी खुलासे, तो सोशल मीडिया प्रकाशन, अंतिम दाताओं के ट्रैकिंग, तो देखिए सार्वजनिक मंचों की घोषणा, तो सभी सक्रिय जो है सोशल मीडिया हैंडल, आधिकारिक वेबसाइट, वर्ष के दौरान जो है किताब, पत्रिका, समाचार के लेख जो है इनको स्पष्ट, इन सब में जो है स्पष्ट घोषणा करनी होगी। तो सार्वजनिक मंचों की घोषणा। प्रशासनों पर विनिमय प्रतिबंध की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि एफसीआरए के तहत जो पंजीकृत संस्था है उनको कानूनी रूप से समाचार, समसामयिक मामलों, न्यूज एंड करेंट अफेयर्स का उत्पादन प्रसारण करने से प्रतिबंधित किया गया। उन्हें प्रमाणित करना होगा कि उनके प्रकाशन इस नियम का उल्लंघन नहीं करते। अंतिम मूलदाता की अगर हम बात करते हैं तो विदेशी धन का संचार जटिल मध्यस्थ प्रेषण माध्यमों और दाता सलाहकारों निधियों, डोनर एडवाइजर फंडिंग के माध्यम से होता है। तो एनजीओ को अंतिम मूलदाता की पहचान उजागर करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। वहीं पे अगर हम विस्तृत वार्षिक रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो केवल मानक वित्तीय विवरण ही नहीं बल्कि एक व्यापक जो है विस्तृत गतिविधि रिपोर्ट शामिल करना होगा। दंड और जुर्माने का कठोर पैमाना, देखिए अगर आप उल्लंघन का प्रकार हम देखें तो अनधिकृत उपयोग की बात करते हैं तो विदेशी निधियों का अगर अनधिकृत उद्देश्यों और अनधिकृत क्षेत्रों या स्वीकृत प्रशासनिक व्यय सीमाओं से बाहर उपयोग करने पर कम से कम 1 लाख का जुर्माना आप दे सकते हैं। प्रत्यक्ष दुरुपयोग अगर करते हैं तो अनुमोदित शर्तों से बाहर धन को अगर प्रत्यक्ष दुरुपयोग या परिचालन नियमों का उल्लंघन करने पर वित्तीय दंड देना होगा।
वहीं अगर जुर्माने के पैमाने की बात करते हैं तो प्राप्त राशि का 30% या 1 लाख तक जो भी अधिक हो ये आपको देना होगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो स्थानीय क्लिनिकों कल्याणकारी केंद्रों के नाम बदलने केवल सूचना का भंडार बनाने से जमीनी चुनौतियां हल नहीं होती। ठीक उसी प्रकार नागरिक समाज में पारदर्शिता केवल स्व घोषणा से नहीं आ जाती। केंद्र सरकार नए संशोधन प्रशासनिक जवाबदेही तय करने में विदेशी धन के राजनीतिकरण को रोकने के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि ये कड़े नियम वास्तविक जन कल्याणकारी और समाज सुधार होने वाले संगठनों में बाधा न बने। वहीं पे अगर हम मॉडल क्वेश्चन की तो देखिए एफसीआरए जो है, एफसीआरए आपको इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना है। वैसे भी इसमें चेंज किया गया है तो आप तैयार रहें क्वेश्चन के लिए, वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, ठीक है, यूपीएससी मेंस। तो देखिए विदेशी अंशदान एफसीआरए नियमों में हालिया कड़े संशोधन भारत में एनजीओज की वित्तीय पारदर्शिता जवाबदेहिता को किस प्रकार प्रभावित करेंगी, इस पे जो है हमको चर्चा करना है। तो यही सब चीज़ें हैं, तो ठीक है, आपको इस पे ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट है। फंडिंग चेक की तो अंडर द फ्रेश चेंज ऑफ द रूल्स फॉरेन का एफसीआरए ऑल द एनजीओ आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज specific activities, geographical scope and programs to the receive contribution under the 5 permitted category। तो फंडिंग चेक ये सब चीज़ें